नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखा गया उपन्यास कसब भाग 4। वर्षों वर्षों बैठा रहूँगा मैं इसी तरह इस गाड़ी में जिसका नाम आकांक्षा है। वर्षों वर्षों अपनी ही पोटली पर मैले फर्श पर दुखते कूल्हों सो जाती टांगों पर बैठा रहूँगा मैं। संघर्ष का टिकट मेरे पास होगा, सुविधा का रिजर्वेशन नहीं। बदलती रहेगी गति गाड़ी की, बदलते रहेंगे दौड़ते आते पर पीछे छूट जाते शहरी। बदलती रहेंगी मनस्थिति मेरी। उतरूँगा मैं इस गाड़ी से उन मंजिलों पर जो मंजिलें नहीं पड़ाव होती हैं। फिर पकड़ूंगा मैं इस गाड़ी को, क्योंकि घुमक्कड़ अन्वेषक है मेरा संकल्प है, और वह देख कर रहेगा नियति का सारा भूगोल। जहाँ से शुरू होता है वहाँ वहीं खत्म नहीं होता होगा अपना अपना भूगोल। नायक पूछता है गाड़ी के धचकोलों से, क्या यह गाड़ी ऐसे चक्र पथ पर नहीं चलती कि रातें ऊँघती आँखों में काटता मैं मुसाफिर तमाम उन मंजिलों पर उतर चुकने के बाद जो मंजिलें नहीं पड़ाव होती हैं। किसी बसंती सुबह तड़के जागूंगा और देखूंगा खिड़की से बाहर शीतल निर्मल प्रकाश में आकार लेते उन शहरों को जिनकी गोद में बसा है मेरा घर। नायक पूछता है संवाद में संलग्न पहियों पटरियों से, क्या घर से शुरू हुई यह यात्रा घर पर ही नहीं खत्म होगी? और क्या बहुत अधिक भारी न होगी वह पोटली जिसे लेकर मैं उतरूँगा? उस पोटली की अपेक्षा जिसे लेकर मैं चढ़ा था इस मुद्रिका रेलगाड़ी पर? नायक पूछता है पटरियों के समांतर चलते चलते गिरते तारों से। भावुकता के प्रभाव में नायक करता रहा है यह किशोर चिंतन, किंतु यथार्थ का आग्रह अब उसके सामने प्रस्तुत कर रहा है एक छोटा सा तीखा सवाल। और तो सब ठीक है, पर तेरा घर कहाँ है? मेरा घर? नायक जूझता है इन समस्या से। मेरा घर? मात्र प्रश्न दोहराते चलने से उत्तर नहीं मिल जाता। उत्तर की प्रतीक्षा उदास कर रही है नायक को। कुछ अधिक बढ़ जा रही है यह उदासी इसी ट्रेन में दूसरे लोगों को अपने अपने घर पर उतरते देखकर। उठो मुन्नू मिथिलेश बब्बी उठो, घर आ गया। एक आदमी होलडाल समेटते हुए अपने बच्चों को हिलाता है और नायक फिर दोहराता है वही प्रश्न, मेरा घर? उस बीच के स्टेशन पर उतरकर मुंह पर पानी के छींटे मारकर कुल्हड़ की चाय पीकर नायक ने जब सिगरेट सुलगाई तब उसे सूझा एक धीरोदात्त उत्तर उस विकल्प प्रश्न का। मेरा घर, उसने कहा अपने से। मेरा घर एक चेहरा है रे, वह चेहरा जिसे पलटकर देखते हुए मैं उस रिक्शे के हैंडल से टकराया था, जिस पर बैठकर ट्रेन पकड़ने स्टेशन गया था। उस चेहरे से शुरू हुई है यह यात्रा, उसी चेहरे पर खत्म होगी। मेरी नियति विराट भूगोल उस चेहरे से उस चेहरे तक ही फैला हुआ है। अच्छा सा लगे उसे यह उत्तर। चेहरे घर कब से होने लगे ऐसी शंका करना व्यर्थ होगा नायक से। समाधान है उसके पास। चेहरे क्या नहीं हो सकते हैं रे, क्या नहीं कर सकते? हजार पोत उतरवा देते हैं चेहरे लालसा के अशांत आग्नेय संसार में। किसी छोटे से स्टेशन से किसी अंधेरी रात बैलगाड़ी पर बिठवा देते हैं। वे घर से बेघर मरणासन मुसाफिर को, जिनके घर होते हैं उन्हें भी बेघर कर देते हैं चेहरे। उनसे भी कहते हैं मैं ही तेरा घर हूँ। तू कहे अगर मैं जीवन भर वह चेहरा गुनता जाऊँ और रिक्शा के हैंडलों से टकराता जाऊँ, वह भी उस चेहरे की खातिर कुछ भी। प्रथमे वैसी वर्तमाना नायक के इस भावुक चिंतन और इस सोचनीय भावुकता से विज्ञ पाठकों को निश्चय ही पीड़ा पहुंचती होगी। यह सब लिखना स्वयं मेरे लिए कुछ कम पीड़ाप्रद नहीं है। लिखता हूँ तो इसलिए कि एक चेहरे से चलकर नानाविध भूखंडों को बींधती दूर यात्रा करती उसी चेहरे पर लौट आने वाली मुद्रिका गाड़ी का यह बिंब नायक की प्रेम भाषा का एक स्तंभ बन चला। तब बम्बई लौटकर भी यह बिंब पूरी तरह उसके मानस पर छाया रहा। बस और लोकल ट्रेन से यात्राएं करते हुए यही उसकी आंखों के आगे नाचता रहा है। और तो और मलाड में अपनी दयनीय खोली की खिड़की पर बैठे हुए बहुधा उसे संभ्रम होने लगा है कि गाड़ी की खिड़की है, सतत चल रही है वही चक्करदार यात्रा। सामने से आती जाती लोकल गाड़ियाँ इस भ्रम को सुदृढ़ करती हैं। आपने देखा होगा कुछ फिल्मों में कलाकार नायक या सार्जन और देशाटन के लिए निकल पड़ता है। गाड़ी चलती हुई दिखाई जाती है। बीच बीच में पर्दे पर विभिन्न नगरों के प्रतिनिधि भवन स्मारक उभरते हैं। कला प्रदर्शन करते हुए नायक की छवि उभरती है, नगरों के नाम उभरते हैं। हम जान लेते हैं कि नायक नगर नगर यश लूटता चला जा रहा है। एक धमाके के साथ समाप्त होती है यह यश यात्रा और मंच पर कला प्रदर्शन करता नायक दर्शक दीर्घों में बैठी नायिका के सम्मुख होता है अंततः। ऐसा ही एक नितांत निजी चलचित्र देखा करता है अब डीडी अपने मन के मूवीवोला पर। अंत भला सो सब भला। नायक लौट आता है इस फिल्म में किसी योग्य बनकर किसी के समक्ष। डीडी प्रेम की भाषा का दूसरा स्तंभ कोई बिंब नहीं, एक फिक्रा है। इश्क में ऐसा भी होने वाला ठहरा बल। जीवन में क्या क्या नहीं होता यह जानते समझते जिज्ञासुओं का पूरा जीवन बीत जाता है।
विविध है, विचित्र है, मायावी है जीवन। यौवन में प्रेम ही जीवन का पर्याय है। यह जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। ऐसा वचन है वर्तमान आचार्यों का भी। तो क्या आश्चर्य जो नायक अपने आचरण पर सतत आश्चर्य करते रहने के क्रम से गुजर रहा है और दोहरा रहा है बब्बन की विस्मय व्यंग्यपूर्ण वह टिप्पणी, इश्क में ऐसा भी होने वाला ठहरा बल। एक रात वह सोया ही नहीं, पास तो था ही, लोकल गाड़ियों से यहाँ से वहाँ जाता रहा, स्टेशनों से बाहर निकलकर घूमता रहा, लगभग सूनी सड़कों पर आवारा नियोग रोशनियों की छाया में। मुफलिस की जवानी, बनिए की किताब आदि की याद दिलाने वाला महताप यद्यपि दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था, तथापि वह अपने गमे दिल से आगामी कार्यक्रम के विषय में परामर्श करता रहा। सुबह अपने स्टेशन पर लौटकर चाय पीते हुए उसने अपने से कहा, अच्छा तो डीडी, इश्क में ऐसा भी होने वाला ठहरा बल। कर्नल साहब ने सुधा के विवाह के जो चित्र खींचे हैं उनमें से कुल एक बब्बन ने डीडी को भेजा है, क्योंकि इसमें बेबी फ्रेम के सिरे पर आ जाने के कारण लगभग कट गई है और दया बीचों बीच खड़ी है और बहुत सुंदर लग रही है। कर्नल साहब ने कोई भी ऐसा चित्र नहीं लिया जिसमें डीडी स्वयं हो, कुछ तो इसलिए कि डीडी अयाचित परामर्शदाता के रूप में उनके बगल में ही जमा रहा, और कुछ इसलिए कि वह इस घृणित युवक का चित्र भी खींचना नहीं चाहते थे। इसलिए बब्बन को यह एक चित्र भेजना पड़ा है। अब नायक कभी कभी इस चित्र के ऊपर उस सिरे को अपलक देखता रहता है जिसमें नायिका कैमरे का प्रोफाइल देते हुए फ्रेम से बाहर किसी से बात कर रही है। उस किसी को डीडी मानकर वह बेबी डीडी दोनों के डायलॉग मन ही मन लिखता चला जाता है। साहित्यिक संवाद, फिर लेखक, निर्देशक, अभिनेता, अभिनेत्री डीडी अपने को ही प्राम्प्ट करता है और दो तरफा डायलॉग बोलता है। यथा अस्मिता का वह प्रश्न शेष रह जाता है, जो शेष रह जाए कहीं उतनी ही तो अस्मिता नहीं। इसलिए पूछिए, यह क्या बकवास लगा रखी है? कहेगा इश्क में ऐसा भी होता है। एक दिन सुबह नहाने के समय जो डीडी ने यह गाना शुरू किया, हम आज कहीं दिल खो बैठे, यूँ समझो किसी के हो बैठे, तो रात तक यही धुन उसके मन मस्तिष्क में मंडराती रही और बीच बीच में वह उसे प्रकट गुनगुनाता या गाता रहा और कभी कभी सेट पर निकालता रहा। सेट पर 2 बार उसे इस उच्चक्रलता पर टोका भी गया। पैकअप होने पर उसने विधिवत गाया, बब्बन की तरह जीभ मुँह से आर्केस्ट्रा प्रस्तुत करते हुए, हम आज कहीं टिंग 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 दिल खो बैठे। कैमरामैन राणे से पूछा, अरे किधर में दिल खो बैठा? कौन का हो बैठा? अभी यह भी तो बताने का तिवारी। डीडी तिवारी ने ऊपर टंगी उस छोटी लाइट की ओर इशारा किया जिसे बेबी कहा जाता है। इस बेबी लाइट का? राणे को अचरज हुआ। फिर उसने लाइटमैन पांडुरंग से कहा, ये बेबी लाइट तिवारी से उतराने को बोल, इसको इस लाइट से मोहब्बत हो गई है। तिवारी सीढ़ी पर चढ़कर बेबी लाइट उतार लाया। लाइट अभी थोड़ी गर्म थी, लेकिन तिवारी ने उसे सीने से चिपकाया। लोग बाग हंसे और तब नायक ने कहा, इश्क में ऐसा भी होता है। इसी तरह एक बार जब डीडी अपने यूनिट के एक अन्य सहायक के साथ जोहू चर्च रोड में रात बिताने गया और वहाँ एकत्र सिनेमा के मारों में नौटांक के दौरे दौरे के साथ इश्क पर बातचीत चल निकली, तब जाने उस पर क्या भूत सवार हुआ कि बची शराब एक सांस में खत्म करके उसने कांच का गिलास दीवार पर दे मारा। पंजाबी फिल्मों के सहायक डायरेक्टर रह चुके झिंगन ने उसे टोका, ओह ये क्या करता है तू? नायक ने झिंगन का गिलास लेकर खुद गटकार उसी तरह दीवार पर दे मारा। फिर बताया कि इश्क में ऐसा भी होता है। यह नहीं कि इश्क में ऐसा भी होने की प्रतीति नायक को सदैव ऐसी नाटकीयता के साथ ही हो रही है। कई छोटे छोटे प्रगीतात्मक से प्रसंगों में भी उसे यही अनुभूति दिन में न जाने कितनी बार हुई है। इधर वाश बेसिन में मुँह धोएगा, मुँह धोकर नज़र उठाएगा, दर्पण में अपने धुले गिले चेहरे को देखेगा, मुस्कुराएगा और कहेगा, अपनी ही आंख मारकर मुस्कुराता क्यों है बे? इश्क में ऐसा भी होता है। भले ही कोई अन्य व्यक्ति सच पूछे तो स्वयं नायक यह समझ न पाए कि इस बीच ऐसा क्या हुआ जिसके होने की चर्चा है। कोई पुस्तक पढ़ता होगा, पढ़ते पढ़ते अटक जाएगा किसी सुंदर से शब्द पर, दिया सलाई की डिब्बी पढ़े जाते पृष्ठ पर रखकर पुस्तक बंद कर देगा, आंखें मूंद लेगा, लाड लड़ाएगा उस शब्द से के का और कहेगा, इश्क में ऐसा भी होता है। कहीं रेडियो पर मीरा का कोई भजन या गालिब की कोई गज़ल सुनेगा, आंखें छलछला जाएंगी उसकी। पूछिए, इसमें रोने रोने को हो आने की बात ही क्या है भला? मीराबाई के पद घुंघरू बांधकर नाचने की बात हो या मिर्जा गालिब के जलाए न जलने और बुझाए न बुझने की सैकड़ों बार सुनी हुई तुम्हारी पहले तो कभी नहीं रोए, कहेगा इश्क में ऐसा भी होता है। नायक अब कभी कभी सड़क पर चलते चलते व्यर्थी छलांगे क्यों भरने लगा है? नायक बीबे 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 ऐसा उल्टा जाप क्यों करता है? नायक मार गांठ लग जाने पर इजारबंद को काटने की जगह पायजामा गांठ समेत क्यों उतारने की कोशिश करता है?
नायक कभी कभी किसी काल्पनिक गेंद को किसी काल्पनिक बल्ले से खेलता हुआ रनिंग कमेंट्री क्यों करने लगा है? अप टू द बैट्समैन एंड तिवारी गोज फॉरवर्ड, ड्राइव्स इट फॉर्मली पास्ट द बॉलर फॉर फोर। जबकि तिवारी को बल्ला पकड़ने की तमीज़ नहीं है और क्रिकेट का उसका ज्ञान भी किताबी है। बहुत ही लंबी सूची बन सकती है ऐसे प्रश्नों की जिनका नायक के पास एक ही उत्तर है। इश्क में ऐसा भी होने वाला ठहरा बल। इस सबसे यह समझ बैठना गलत होगा कि हमारा जन्मजात रुआसा नायक अब सदा उत्साह में रहता है। वह गहन अवसाद में डूबता है। उसके चिकट तकिए की सिंचाई जब तक विधिवत होती रहती है। वह महान कलात्मक फिल्में बनाने के सपने देखता है। इन स्वप्नों की पूर्ति के लिए अपने बचे हुए समय में पटकथाएं लिखता है जिन्हें उसके जैसे कुछ अन्य संघर्षरत नवयुवकों के अतिरिक्त कोई देखने अथवा सुनने को तैयार नहीं है। बम्बई के व्यावसायिक फिल्म जगत में उसे अपनी प्रगति की ओर कोई राह खुलती नजर नहीं आ रही है। कभी कभी वह अपना ध्यान फिल्मों से हटाकर साहित्य या रंगमंच पर केंद्रित करना चाहता है, लेकिन उसमें भी गुजर बसर की विशेष संभावना नहीं है। और फिल्मों से जरा भी ध्यान हटाता है तो यहाँ उसे रूखी सूखी जो भी मिल रही है वह भी हाथ से निकलने लगती है। जब भी वह अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं का विचार करता है अपने को हर दृष्टि से अयोग्य ही पाता है। न सूरत न शक्ल, केवल ताड़ खजूर की तरह लंबे हो जाने से क्या होता है। गड्ढों में गए ये गाल कभी नहीं भरने वाले हैं, कभी नहीं आने वाली है सीढ़ी इस पर चेहरे पर। श्री भी लक्ष्मी हुई ना, पाँव उछल खाकर भरेंगी ये गाल। अक्ल भी क्या खाक है। किसने कहा था बीए में हिंदी, इंग्लिश और हिस्ट्री लो? किसने कहा था कि रंगमंच पर अपना समय बर्बाद करो? कौन था वह अक्लमंद जो बीए में 58% नंबर लाया? 1.5% और नहीं आ सकते थे क्या? और चलो साहित्यिक से आदमी भी थे तो वहीं रहते ना, इलाहाबाद एजी दफ्तर में कंपटीशनों के लिए तैयारी करते, अच्छी नौकरी पा जाते, तब सुविधा से लिखते पढ़ते। तुमसे किसी डॉक्टर ने कहा था कि बम्बई जाओ फिल्मों में, और तुम्हारी कोई भी बात कायदे की नहीं होती है भाई। यह भी क्या 2-3 दिन के लिए पहाड़ गए और वहाँ पहाड़ सा बोझ लाद लाए सिर पर प्रेम का। प्रेम हुई तब प्रेम नहीं कर रहे हो, अपनी जग हंसाई करा रहे हो। तुम इसी लायक हो, मैं इसी लायक हूँ। सच मैं किसी लायक नहीं, मैं उस किसी के लायक नहीं। हाय, ऐसा सोचता है हमारा नायक और तकिया माता की छाती में सिर छिपाकर फफकता है। इश्क में कदाचित ऐसा भी होने वाला ठहरा बल। अस्तु। डीडी ने बेबी से पत्र व्यवहार आरंभ किया है। पत्र व्यवहार यह संज्ञा बहुत उपयुक्त नहीं इस प्रसंग में, क्योंकि बेबी की तरफ से अब तक कोई उत्तर नहीं आया है। जो हो नायक ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं की है। वह नियम से हर तीसरे दिन बेबी को एक पत्र डालता आया है। तीसरे दिन भी इसलिए कि जितना लंबा पत्र वह लिखता है संघर्षरत और व्यस्त जीवन में इससे जल्दी पूरा कर पाना संभव नहीं है। नायक ने अपने पहले पत्र में यात्रा का पूरा विवरण लिखा। चेहरे से चेहरे तक की यात्रा के संबंध में विस्तृत दार्शनिक काव्यात्मक टिप्पणियाँ लिखी। कालिदास का अहो लब्धम नेत्र निर्वाणम उद्धृत करते हुए उसने भली बात यह समझाया कि रूप की क्या महिमा है। उसने बताया कि कहीं कहीं ऐसा विस्मय कर रूप प्रकट होता है कि देखने वाला सोच में पड़ जाता है कि यह मुझे पागल बनाने के लिए गढ़ा है ब्रह्मा ने, या स्वयं अपनी दृष्टि को सुख देने के लिए। देखने वाले उस पगले का भी महात्म्य है अपना। कवि बिल्हड़ के शब्दों में तो हिनांशु अर्थात चंद्रमा के बिंब का होना भी नलिनी के होने से ही सार्थक होता है। नायक ने सूचना दी कि मैंने एक बहुत सी छोटी सी कहानी लिखकर कल्पना को भेज दी है। बहुत पहले मैंने एक बार लल्ला बाजार अल्मोड़ा में एक छोटे से प्यारे से लड़खड़ाकर चलने और तुतलाकर बोलने वाले बच्चे को देखा था, जो अपने बड़बाजी दादा की उंगली पकड़कर घूम रहा था। वह जो भी चीज़ देखता उसके बारे में पूछता। वो का चीज़ छो बड़बाजियो, वह क्या चीज़ है दादाजी? दादाजी जवाब देते यथा जुनालो छुभाओ, यह मक्का है बच्चे। बच्चा सुनकर सिर हिलाता, कहता जुनालो, और फिर सिर हिलाता। कभी कभी बच्चे के दादा दूसरे लोगों से बात करने में व्यस्त हो जाते, तब बच्चा बार बार उन्हें खींचता और अपना प्रश्न दोहराता विह्वलता से, ओ बड़बाजियो सुड़न नाता, ओ का चीज़ छोको। ओ दादाजी सुनते नहीं, वह क्या चीज़ है? मैंने पूछा। दादाजी थोड़ा झल्ला कर बोलते। बच्चा पीछे छोटी चीज़ की ओर इशारा करता और बड़बाजियों बता देते यथा यो गोरू छु गोरू, गोरू नहीं जानने, यह गाय है गाय, गाय नहीं जानता। बच्चा फिर उसी तरह सिर हिलाता दोहराता, गोरू, और सिर हिलाता। मुझे मालूम नहीं कि इस वार्तालाप में ऐसा क्या था कि मैं उस दिन सुनकर एक साथ हंसने रोने को हो उठा। लल्ला बाजार शीर्षक से इसी घटना को मैंने लिख डाला है कहानी की शक्ल में। मैं नहीं जानता कि इसमें हंसने रोने की क्या बात थी, पर अगर मैंने कहानी ठीक से लिखी होगी तो मेरे पाठक भी हंसने रोने को होंगे और नहीं जानेंगे कि क्यों हंसने रोने को उठते हैं। पत्र के अंत में उसने लिखा, मैं किसी लायक बनने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी तो पहुँचा ही हूँ यहाँ। जैसे ही कुछ प्रगति होगी सूचित करूँगा।
संप्रति जिलेम्बू मारगाट। फिर पत्र को पारिवारिक रंग देने के लिए उसने यह तहाँ सबसे मेरा यथा योग्य कहना शुभम डीडी। नायक ने अपने दूसरे पत्र में यह सूचना दी कि मुझे एक डॉक्यूमेंट्री लिखने का चांस मिला है। मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट्रीज की तरफ जाऊँ कि नहीं। जो हो यह काम तो ले ही लिया है। उसने बताया कि मैंने इधर चेखोव की लंबी कहानी द लेडी विद ए डॉग का अनुवाद किया है। उसने इस कहानी की ओर लगे हाथ संपूर्ण चेखोव साहित्य की विस्तृत समीक्षा कर डाली और कतिपय आधारभूत प्रश्न उठाए। क्या हम मानो एक दूसरे को दुख ही दुख दे सकते हैं, सुख नहीं? हम क्यों सदा कटिबद्ध होते हैं एक दूसरे को गलत समझने के लिए? इतना कुछ है इस सृष्टि में देखने समझने को, फिर भी क्यों हम अपने अपने को दुखों के दायरे में बैठे रहने को अभिशप्त हैं? अगर हम खुशियाँ लूटना लुटाना सीख जाएं तो क्या यही दुनिया स्वर्ग जैसी सुंदर ना हो जाए? अंत में नायक ने लिखा, मैं किसी के लायक बनने की कोशिश कर रहा हूँ। जिलेम्बू मारगाट, तहाँ सबसे मेरा यथा योग्य कहना शुभम डीडी। नायक ने अपने तीसरे पत्र में अपने बम्बईया जीवन की और प्रसंगवश बम्बई की झांकियाँ प्रस्तुत की है। गंदी बस्तियों की झांकी के बाद उसने नगरीकरण का समाजशास्त्र समझाया है। इस संदर्भ में उसने गांधी की कम और मार्क्स लेनिन की अधिक चर्चा की। मेधावी स्त्री के लिए समाजवाद निर्देशिका नुमा पूरा पाठ उसने लिखा। पूंजीवाद के अमानवीय पक्षों का विशद विवेचन किया और ऐसा करते हुए कर्नल साहब और उनकी पत्नी जैसे पूंजीपति बराबर उसकी आंखों में रहे। उसने स्वीकार किया कि वह संपन्नता और भौतिक प्रगति को नितांत आवश्यक मानता है। इतना ही कि वह उसका समान वितरण चाहता है। जब सब संपन्नता को प्राप्त होंगे, जब मनुष्य मनुष्य का शोषण करना छोड़ देगा, तब हम अपनी प्रतिभा का आंतरिक शक्तियों का पूरा उपयोग करके इस धरती पर ही स्वर्ग बसा सकेंगे, ऐसा उसे विश्वास है। पत्र के अंत में उसने लिखा, मैं किसी के लायक बनने की कोशिश कर रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्री के काम के लिए मैंने हाँ कह दिया है। तहाँ सबसे यथा योग्य कहना जिलेम्बू मारगाट। शुभम डीडी। नायक ने अपने चौथे पत्र में लिखा कि मुझे इधर कुछ महान विदेशी दिग्दर्शकों की फिल्में देखने का सुयोग प्राप्त हुआ। उसने इस फिल्मों की विस्तृत समीक्षाएं लिख भेजी और सिद्ध किया कि सिनेमा एक सर्वथा अनूठा और स्वतंत्र कला माध्यम है। वर्तमान सदी की अभिव्यक्ति उसी से संभव है। पत्र के अंत में उसने लिखा, मैं किसी के लायक बनने की कोशिश कर रहा हूँ। जिलेम्बू मारगाट, तहाँ सबसे मेरा यथा योग्य कहना शुभम डीडी। नायक ने अपने पांचवें पत्र में वर्सोवा गांव में बिताए एक दिन का हाल लिखा। सागर की अनेकानेक भंगिमाएँ प्रस्तुत की। उनका अपनी मनःस्थिति पर और अपनी मनःस्थिति का उन पर आरोपण किया। बीच बीच में लगातार कुछ ऐसी बेहवल पंक्तियाँ लिखी जो थोड़ा यत्न करने पर काव्य तो नहीं, नव काव्य निश्चय ही बन सकती थी। अपरिचय के किस तट से लौटा है मेरा सागर, इतना हताश, इतना क्रुद्ध? कहाँ से लौटा है इतना अपमानित यह मेरा अभिमानी कि अब मुझे ही लील लेने की धमकी दे रहा है, आदि आदि। प्रकृति का प्रसंग छिड़ ही गया था। अस्तु नायक ने प्रकृति काव्य पर प्रेम पूर्वक प्रवचन किया। वर्ड्सवर्थ, रविंद्रनाथ प्रभृत कवियों को उसकी श्रद्धांजलि मिली और चंद्रकोर, वर्तवाल जैसे उपेक्षित कवियों को नोटिस मिला। अंत में उसने लिखा, डॉक्यूमेंट्री की पटकथा का खाका समय आफा वालों को दिखा आया था। उन्हें अच्छा लगा। जिल्स बता रहे थे कि कनाडा में कोई भारतवंशी फिल्म प्रोड्यूसर है, गुलनार। वह डॉक्यूमेंट्रीज बनाने भारत आने वाले हैं और उन्हें सहायक की ज़रूरत होगी। अगर मैं चाहूँ तो वह गुलनार जी से बात करा देंगे। मैं किसी के लायक बनने की कोशिश कर रहा हूँ। जिलेम्बू मारगाट, तहाँ सबसे मेरा यथा योग्य कहना शुभम डीडी। नायक ने अपने छठे पत्र में लिखा है कि इधर मेरे मन की कुछ विचित्र सी स्थिति हो गई है। इसकी कुछ बानगियाँ उसने प्रस्तुत की। बिना पिछले पैराग्राफ से संबंध जोड़े भक्ति, प्रेम और आसक्ति का शास्त्रीय विवेचन करने में जुट गया। कई पृष्ठ उसने इस प्रवाह में रंग डाले। नायक ने समझाया, परम तत्व की इसलिए रस की परिकल्पना में शैव और वेदांत दर्शनों में क्या भिन्नता है। विशेषु च सर्वेषु इंद्रियेषु च स्थितम से मंगलाचरण करके नायक की लेखनी भारत से लेकर पंडित जगन्नाथ तक समस्त आचार्यों की अनुगामिनी बनकर दौड़ चली। तदुपरांत उसने उज्ज्वल नीलमणि का उद्धार किया। नायक ने इस पीड़ाप्रद तथ्य को रेखांकित किया कि प्रेम के आनंद को प्रेम की पीड़ा से अलग नहीं किया जा सकता। नित्य संयोगात्मक है प्रेम और नित्य वियोगात्मक। देखिबो जहाँ विरम सम होई, तहाँ को प्रेम कहाँ कही कोई। नायक ने लिखा कि कदाचित चिर अतृप्ति ही प्रीति है, प्यास ही प्यार है। प्यारी जो को रूप मानो, प्यास को ही रूप है। नायक ने जानना चाहा कि यदि प्यार प्यास ही है तो क्या प्यास का बुझ जाना प्यार का मर जाना नहीं है? क्या कोई खाटी प्रेमी इस उद्देश्य से प्रेम कर सकता है कि प्रेम को अंततः मार दे? क्या असली प्रेमी प्यास की विवलता बढ़ने से विचलित हो सकता है? क्या वह नहीं जानता कि इस प्यास का समाधान अतिरिक्त प्यास है? प्यार की पीड़ा का उपचार और अधिक प्यार है। नायक ने आग्रहपूर्वक स्थापना की कि जो यह चिर अतृप्त प्रीति तृप्ति मांगने की धृष्टता नहीं कर सकती,
यह सही है कि काम अर्थात इच्छा रहित प्रेम नहीं हो सकता, लेकिन यह भी सही है कि जहाँ काम प्रमुख है वहाँ प्रेम हो ही नहीं सकता। काम रूप बिन प्रेम न होई, काम रूप जहाँ प्रेम न सोई। इसलिए प्रेमी को अपनी ओर से बगैर किसी कारण प्रयोजन के प्यार करना चाहिए और इस प्यार में तृप्ति अतृप्ति आदि से कहीं लेस मात्र कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए। एक अंगी बिनुकार नहीं, एक रस सदा समान, ऐसा होना चाहिए प्रेमी को। प्रीति विशुद्ध रूप से स्वांतः सुखाय वृत्ति है। वह दूसरे से न कुछ मांगती है, न उसे देने का दंभ करती है। नायक ने एक आंग्र कवयित्री को उद्धृत करते हुए लिखा कि प्रीति एक धधकती हुई किंतु संदर्भहीन सुक्ति है, और एक अमेरिकी कवयित्री को उद्धृत करते हुए लिखा कि प्रेमी प्रिया की मुक्ति चाहता है, स्वयं अपने तक से। नायक ने कभी अपने से यह पूछने की आवश्यकता नहीं समझी कि जिस नायिका को पंडित की पुत्री होते हुए भी पुस्तकों से पांडित्य से कोई अनुराग नहीं, उसे वह ये पांडित्यपूर्ण पत्र क्यों लिखता चला जा रहा है। हमारे मन में स्वाभाविक रूप से यह विचार उठ सकता है कि वह अपने पांडित्य का प्रदर्शन करके नायिका पर रौब गालिब करना चाहता है। मैंने भी इन पत्रों को ज्यों का त्यों उद्धृत नहीं किया है, तो इसी भय से कि कहीं मेरे भी के पाठक मुझ पर ही ऐसा दोषारोपण न करते। किंतु नायक पर प्रदर्शन प्रियता का अभियोग लगाने से पूर्व हमारे लिए भैंस के आगे बीन बजाने वाली प्रदर्शन प्रियता स्वयं किंचित विचारणी हो जाती है। इतना अवश्य कहना होगा कि स्वयं नायक पर इन पत्रों को लिखते हुए अपनी प्रदर्शन प्रियता अथवा मूर्खता कभी प्रकट नहीं हुई। सच पूछिए तो उसे ऐसा कभी अनुभव ही नहीं हुआ कि वह ये पत्र किसी खिलंदर लड़की को लिख रहा है। इस अद्वैत को क्या कहिए कि वह यही मानता रहा है कि वहाँ दूसरे छोर पर इन्हें पाने के लिए नारी रूप में वह स्वयं ही बैठा है। इतना निर्मल हो चला था नायक का मन कि वह मानने लगा था कि प्रेम में जो भी तुम उसे लिखते हो खुद अपने को लिखते हो, डायरी भरते हो तुम, और क्योंकि वह तुमसे अभिन्न है इसलिए उसे भी पढ़ने देते हो। 11वां पत्र भेजने के बाद जो प्रसंग वह अकेलेपन के विषय में था और जिसमें यह सवाल उठाया गया था कि क्या आत्मा नामक वह अज्ञात वस्तु इसी अकेलेपन में दुबकी छिपी रहती है, क्या उस पर से अकेलेपन का आवरण हटाने के लिए किसी दूसरे के अकेलेपन का सहयोग आवश्यक होता है, और क्या इसी सहयोग को प्यार की संज्ञा दी गई है। नायक को अंततः नायिका का उत्तर प्राप्त हुआ, किंतु उत्तर की चर्चा करने से पूर्व हमें दूसरे छोर पर जाना होगा और कालक्रम में भी थोड़ा पीछे हटना होगा। जिस समय डीडी की पहली चिट्ठी अपने गंतव्य ब्रेमार धार की तोड़ी अल्मोड़ा पहुंची, बेबी घर पर नहीं थी। यह चिट्ठी पहुंचते ही चर्चा का विषय बनी, क्योंकि भार अधिक हो जाने के कारण वह बेरंग हो चली थी। बेबी के पिता शास्त्री जी ने लिफाफा डाकिए के हाथ से लेकर उल्टा पुल्टा, प्रेषक का नाम ऊपर स्पष्ट लिखा हुआ था। जो कुछ प्रेषक के विषय में पहले अपनी पत्नी से और फिर ज्येष्ठ पुत्र से सुन चुके थे, वह उन्हें प्रेरित कर रहा था कि इस चिट्ठी को लौटा दें, लेकिन ऐसा करना भी उन्हें नाटकीय मालूम हुआ। उन्होंने चिट्ठी ले ली, मेज पर रख दी। जब पत्नी ने पूछा किसकी है, तब उसे सच सच बता दिया। पत्नी ने जानना चाहा कि लौटा क्यों नहीं दी, और लौटाई नहीं तो पढ़ क्यों नहीं ले रहे हो। शास्त्री जी ने कहा कि जिसकी चिट्ठी है उसका ही पहले खोलना पढ़ना उचित है, और जब तक चिट्ठी खोल पढ़ ली नहीं जाती तब तक यह कैसे कहा जा सकता है कि उसे स्वीकार करना ठीक था या नहीं। कह तो दिया शास्त्री जी ने, लेकिन मेज पर पड़ी चिट्ठी को देखकर उन्हें बराबर यही भ्रम होता रहा कि यह पत्र नहीं, ऐसे विस्फोटक पदार्थ का पूड़ा है जो एक धमाके से उनके घर परिवार की शांति भंग कर देगा। कई बार हाथ बढ़ा उनका कि पत्र खोलकर पढ़ ले, देख लिया बम का गोला अबोध बिटिया के हाथ में दिया जा सकता है कि नहीं, किंतु हर बार अंतिम क्षण उन्होंने अपने हाथ रोक लिया। अंततः बेबी घर आई। लिफाफे पर प्रेषक का नाम पढ़कर वह मुस्कुराई। उसे समझ में नहीं आया कि उससे क्या अपेक्षित है। क्या वह इसी तरह इसे लेकर भाग जाए जैसे भाभियां भाइयों के पत्र लेकर भाग जाती हैं और बाद में उनका सार इस तरह सुनाती हैं मानो भाई साहब ने मौसम और अपनी तबीयत का हाल ही लिख कर भेजा हो, या वह इसे यहीं खोलकर तुरंत जोर जोर से उसी तरह पढ़ने लगे जैसे पिताजी के नाम आए भाइयों के पत्र पढ़ती है अनपढ़ माँ को सुनाने के लिए। डीडी उसका क्या है, डीडी की चिट्ठी आने पर क्या करना होता है। प्रश्न महत्वपूर्ण था, ऐत संबंधी निर्णय भी। बेबी ने जिसे डीडी नायिका मानता है लेकिन जो स्वयं को उस रूप में नहीं जानती, अभी बीच का सा फैसला किया और कमरे की देहरी पर जाकर पत्र पढ़ने लगी, मानो कमरे में अपेक्षित प्रकाश न हो। वह पत्र पढ़ती गई, मन ही मन, और विचित्र प्रकार के मुंह बनाती चली गई। पूरा पत्र पढ़कर उसने माथा पकड़ लिया और तब शास्त्री जी से रहा नहीं गया। क्या लिखा है, उन्होंने पूछा। रामायण बिटिया ने सूचना दी। बाम्बा हो, जाने कैसे लिख देते होंगे लोग, इतना जड़कंजड़ कहाँ से सूझता होगा इन्हें। बरेली से बम्बई तक जाने के बारे में ही 5 कागज रखे हैं। एक एक बात कैसे याद रहती होगी लोगों को। मैं कहीं जाऊंगी, मुझसे पूछोगे रास्ते में क्या हुआ, मैं कुछ भी नहीं बता सकूंगी। और लिख भी इस डीडी ने ऐसे हिंदी रखी है जिससे आधी मेरी समझ में ही नहीं आती।
नेत्र निर्वाण क्या ठहरा बाबू, तेरी ख्वारन चूट चेली। शास्त्री जी ने कहा, इधर दिखा, यह कैसी नेत्र निर्वाण रामायण लिख रखी है उस छोरे ने। बेबी ने बिना किसी झिझक के पत्र पिताजी को दे दिया। शास्त्री जी ने मुंह में लौंग और दक्षिणी सुपारी डाली, चश्मा पहना और आराम कुर्सी पर बैठकर पत्र बाँचने लगे। शास्त्री जी कभी प्रकट नहीं करते, लेकिन उन्हें दुख है कि उनका कोई पुत्र पंडित नहीं निकला। कभी कभी संदेह होता है उन्हें ऐसा कि पत्नी के कारण हुआ। उनकी पत्नी देहाती है। इस विवाह की भी एक कथा है। शास्त्री जी के वाराणसी और घोर कर्मकांडी पिता ने पुत्र का विवाह चंपानौला अल्मोड़ा के एक संपन्न सुशिक्षित परिवार में ठहराया था। बारात वहाँ गई भी थी, लेकिन जब समधियों को कन्यादान संकल्प लिए जाते समय शास्त्री जी के पिता के इस दुराग्रह का पता चला कि पुत्र ससुराल में कच्ची रसोई नहीं जीमेगा, क्योंकि वह घर से बाहर कहीं भी भात नहीं खाता, तब भी दंडा मच गया और बारात लौटा दी गई। शास्त्री जी के पिता उसी बारात को लेकर उसी समय एक निकटवर्ती गांव पाटिया में पहुंचे और एक निर्धर ग्रामीण परिवार की सुंदर सुशील कन्या से पुत्र का विवाह करा लाए। शास्त्री जी उस सुंदर सुशील कन्या को अब जो दोष देना चाहते हैं उसका कोई औचित्य नहीं। शास्त्री जी के सभी बेटे पढ़ाई लिखाई में अच्छे निकले। सबसे बड़ा सेना में कर्नल है, उसके बाद वाला लंदन में डॉक्टर, तीसरा कलकत्ता में इंजीनियर और चौथा लखनऊ में डॉक्टर। अब अगर साहित्यिक व्यक्ति को ही शास्त्री जी पंडित मानते हों तो यह उनकी परंपरा प्रियता का ही दोष कहा जाएगा। जो हो डीडी का पत्र पढ़ते हुए शास्त्री जी को अनेक बार ऐसा लगा कि काश ऐसा लिख सकने वाला मेरा कोई पत्र होता। शास्त्री जी ने स्वयं लिखने की बात कई बार सोची थी। प्रसाद जी ने उन्हें उकसाया भी था, किंतु लिखा कभी नहीं। लिखते तो ऐसी ही भाषा उनकी भी होती, इसमें उन्हें संदेह नहीं। कदाचित इससे बेहतर पत्र पढ़ते हुए उन्हें कई बार ऐसी इच्छा हुई कि कलम लेकर यहाँ वहाँ थोड़ी सुधार दे भाषा। और हाँ, नेत्र निर्वाणम मार्का पंडित से तो शास्त्री जी प्रभावित हुए हैं। प्राचीन और अवार्चनीय के समन्वय में उनकी आस्था है, और आजकल के लड़कों में ऐसे समन्वयवादी कहाँ मिलते हैं। डीडी की अतिशय भावुकता शास्त्री जी को अवश्य कुछ आपत्तिजनक मालूम हुई। वैचारिक संतुलन और अनुशासन की न्यूनता भी खटकी उन्हें। सब कुछ समेट लेने का यह युवक कोचित हट प्रीतिकर है नितांत, किंतु कई दृष्टियों से अवांछनीय भी कहा जाएगा। शास्त्री जी समझ सके कि क्यों यह लड़का प्रथम श्रेणी के अंक नहीं पा सका। शास्त्री जी यह धारणा भी बना सके कि अगर ऐसे छात्र का मैं निर्देशक हूँ तो इससे शोध प्रबंध निश्चय ही उत्तम कोटि का लिखवा लूँ। शास्त्री जी को अपने निजी पुस्तकालय के उन तमाम दुर्लभ ग्रंथों का स्मरण हो आया जो उनकी अपनी संतत के लिए किसी उपयोग के नहीं। शास्त्री जी ने दीर्घ निश्वास छोड़ा। उनका ध्यान इस ओर गया कि बेबी आराम कुर्सी की पीठ पर झुकी पड़ी है। शास्त्री जी का ध्यान इस ओर भी गया कि यह पत्र जिसे वह किसी छात्र की उत्तर पुस्तिका की तरह पढ़ते रहे हैं, उनकी पुत्री के नाम लिखा गया है और इसमें परोक्ष रीति से सही प्रणय निवेदन किया गया है। चेहरे से चेहरे तक के चक्रपथ की बात तो सर्वथा स्पष्ट है। किसी के योग्य बनने की आकांक्षा भी प्रेम को ही प्रकट कर रही है। जिलेम्बू जाने किस भाषा का शब्द है या समझ में नहीं आता, लेकिन मारगाट की प्रतीकात्मकता सुबोध है। अगर यह किसी मेधावी छात्र की उत्तर पुस्तिका नहीं, पुत्री के नाम किसी अपरिचित का प्रेम पत्र है, तो पिता की भूमिका में शास्त्री जी से क्या अपेक्षित है। शास्त्री जी ने साबुत दक्षिणी सुपारी को इस दाढ़ से उस दाढ़ तक 2-4 बार घुमाया और फिर पूछा, इसका जवाब देगी मैत्री? बेबी ने कहा, मैं क्या दूंगी जवाब, मुझे तो यह निर्वाण फिरवाण कुछ समझ में ही नहीं आने वाला हुआ। उसे दयादी को लिखना चाहिए था यह सब, वह हुई हिंदी संस्कृत वाली। शास्त्री जी के लिए निर्वाणम के साथ फिरवाणम का प्रयोग जितना कष्टप्रद हुआ, दया का प्रसंग उतना ही सुखद। उन्हें भ्रम हुआ कि वह समझ गए कि यह पत्र वस्तुतः किसे संबोधित है। दया को जानता है यह लड़का, क्यों नहीं जानेगा। देखो, मैंने गुड़िया हौरों ने तो इससे कहा भी कि दयादी से शादी कर ले। शास्त्री जी ने चैन की सांस ली। कुछ तो अंतिम निर्णायक टिप्पणी उन्हें करनी ही थी, इसलिए बोले, अभी इसका उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं मैत्री, समझी। और हाँ, दया पत्र पढ़ना चाहे तो पढ़ने देना। दयादी को क्यों पढ़ाऊंगी? देखो, दयादी तो किसी की चिट्ठी नहीं पढ़ती, बेबी ने कहा। और बाबू, यह तो बताया ही नहीं नेत्र निर्वाणम क्या ठहरा बल। शास्त्री जी के लिए 2 समस्याएं एक साथ प्रस्तुत हुई। पहली, अगर यह बालक दया को इतनी परोक्ष विधि से संबोधित कर रहा हो तो उसकी बात दया तक पहुंचेगी कैसे? दूसरी, विदुषी मैत्री की जिज्ञासा का समाधान कैसे हो? दूसरी समस्या के समाधान के लिए उन्होंने स्वयं परोक्ष विधि का सहारा लिया। रूप और प्रेम की कुछ ऐसी आध्यात्मिक व्याख्या की मानो वह सब अलौकिक हो, देवताओं के ही हिस्से पड़ा हो। शास्त्री जी भूल गए कि रूपसी शकुंतला मानवी थी। अहो लब्धम नेत्र निर्वाणम, ऐसा कहने वाला दुष्यंत भी मानव था। शास्त्री जी भूल गए कि मानव को देवताओं को चुनौती देने की कुटेव आरंभ से ही है। अलौकिक को लौकिक बनाने का उसका हठ सनातन है।
शास्त्री जी मारी लज्जा के धरती में विलीन हो जाएं अगर मैं उन्हें बता सकूं कि डीडी के इस पत्र पर आपने जो शास्त्री टीका की है और जिज्ञासी पुत्री द्वारा आगामी पत्रों के संदर्भ में भी इस प्रकार के प्रश्न किए जाने पर आप आदत से लाचार जो टीकाएं करने वाले हैं वे आपकी पुत्री में ज्ञान की नहीं प्रेम की भी प्यास जगा जाएगी। शास्त्री जी, आप अपनी विद्वता से नायक की विद्वता को उजागर कर रहे हैं। जिन बातों पर बेबी हंस सकती थी उन्हें आप ही सुनने गुनने योग्य बना रहे हैं। आप नायक को अपने से एक रूप किए दे रहे हैं। क्या आप नहीं जानते कि जिसे आप मैत्रेयी कह रहे हैं लेकिन जो है बेबी ही आपका आदर बहुत करती है, आप पर सर्वथा मुक्त है। और शास्त्री जी, आप तो सारा साहित्य पढ़े हुए हैं, जानते ही हैं कि किसी का आदर करते हुए उस पर मुग्ध भी हो जाना बेबियों की नायिकाएं बनाता है। आप समझा रहे हैं शास्त्री जी की पाप वृत्ति की ओर उन्मुख होने वाला रूप कहलाने का अधिकारी नहीं, सौभाग्य सौंदर्य का फल है। तुम समझा रहे हो पिता, श्लोक बोलकर अन्वय करके और सुन रही है तुम्हारी पुत्री अपनी उन बड़ी बड़ी आंखों को कुछ और फैलाकर अचरज करते हुए जान पा रही है कि मुझ में कुछ ऐसा है जिसके लिए कालिदास से लेकर डीडी तक कभी चेताजन शब्द उन्मत्त होते रहे हैं। पिता पुत्री संवाद के इस विडंबनापूर्ण पक्ष पर मैं अब, जबकि वह इतिहास का हो चुका है, मुस्कुरा सकता हूँ अथवा निश्वास छोड़कर कह सकता हूँ अगर से शुरू होने वाला कोई वाक्य। हर तीसरे दिन डीडी का एक पत्र पहुँचता रहा, यथा समय यथावत बैरंग। बेबी से भी ज़्यादा शास्त्री जी को डीडी के पत्र की प्रतीक्षा रहने लगी। एक अनुष्ठान सा बन चला। पिता पत्र देता, पुत्री खोलकर पढ़ती, दबे स्वर में अटकती सी, भले ही डीडी मोती जैसे आखर पिरोता हो। बीच बीच में वह कोई प्रश्न भी करती, बिंब क्या हुआ बिंब, एड्स कौन हुआ एड्स, वैशेषिक दर्शन क्या ठहरा अभी। शास्त्री जी को याद आ जाता है वो का चीज छो बड़बाजू पूछने वाला एक बच्चा। भाव विह्वल हो उठते हैं वह। डीडी के पत्रों को किसी पाठ्य पुस्तक की तरह पढ़ते हुए मैत्री उनसे यह प्रश्न करती है तो उनका मन अनायास एक साथ करुणा, विनोद और उदासी से भर जाता है। कुछ प्रश्नों के उत्तर तुरंत दे देते हैं शास्त्री जी, कुछ के स्वयं पत्र पढ़कर पूरा संदर्भ समझ कर देते हैं, और कभी तो ऐसा भी होता है कि बिना संदर्भ के प्रश्न इतना अटपटा लगता है कि वह पत्र तभी मांग लेते हैं और फिर पिता पुत्री साथ ही परायण करते हैं उसका। डीडी का छठा पत्र शास्त्री जी को चिंतित कर गया। शैव दर्शन पर आधुनिक विज्ञान और रस सिद्धांत पर आधुनिक मनोविज्ञान वह जिस प्रकार आरोपित करना चाह रहा था वहीं अपने में पर्याप्त चिंता का विषय था। छात्रों को मौलिकता के प्रति उत्साही अवश्य होना चाहिए, लेकिन इतना नहीं। तिस पर यह प्रेम का पुराण। शास्त्री जी अब तक अपनी पत्नी को यही समझाते आ रहे थे कि डीडी के पत्रों में कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं है। लड़का शायद दया से शादी करना चाहता है। मैं इस बारे में दया के दूर के रिश्ते के चाचा की राय ले लूं तो फिर विवाह की बात कर लेंगे सीधे लड़के से ही, क्योंकि उसका तो अपना सगा कोई है नहीं। पत्नी को इसमें कोई आपत्ति थी तो यही कि दया के चाचा से, जिन्होंने दया के प्रति अपना कोई कर्तव्य कभी नहीं निभाया, इस बारे में पूछने की औपचारिकता भी क्यों। शास्त्री जी ने ऐसा कह तो दिया था लेकिन किया कुछ भी नहीं। अब उन्हें लगा कि यह बात और टाली नहीं जा सकती। दया के चाचा को लिखने और उनका उत्तर पाने में व्यर्थ विलंब होगा, अतएव सीधे डीडी को पत्र भेज दिया जाए। डीडी के पत्र मैत्रेयी के नाम आए हैं, इसलिए पहले उसका कोई भी पत्र डीडी के लिए जाना आवश्यक है। शास्त्री जी ने मैत्रेयी को बुलाया और उससे कहा, यह जो तेरा डीडी है उसका विवाह दया से करा दे तो कैसा रहे। बेबी को डीडी के साथ तेरा विशेषण जोड़े जाने पर कोई आपत्ति नहीं हुई। पत्रों की व्याख्या सुनते सुनते वह विशिष्ट और सीमित अर्थों में उसे अपना मानने लगी है, लेकिन इतना अपना भी नहीं कि वह उसकी दयादी के पति के रूप में, भावी जीजा के रूप में कल्पना करके बहुत दुखी हो। इतना अवश्य कहना होगा कि अब उसमें डीडी का दयादी से विवाह कराने का वह पहले जैसा उत्साह नहीं। डीडी मानेगा नहीं। हम सब लोगों ने उससे कितना तो कहा था तब। तुम लोग बच्चे हो, तुम्हारी बात उसने हंसी मजाक में समझी होगी। मैं लिखूंगा तो बात पर ध्यान देगा। पहले तो उसे एक पत्र भेज दे कि पत्र तेरे मिल गए हैं, पिताजी तुझे चिट्ठी लिखेंगे, चाहे तो तू भी दया की तारीफ कर देना, समझी। और तब बेबी ने लिखा डीडी के नाम पहला पत्र। उधर से पत्र न आने के कारण नायक थोड़ा सा व्यग्र हो चला था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वे नायिका को मिलते ही न हो, डाक विभाग ने काम करना बंद कर दिया हो, या डाकिया किसी गलत पते पर फेंक आता हो, या नायिका के अभिभावक इन पत्रों को नायिका के हाथ में ही न पढ़ने देते हो, या कहीं ऐसा तो नहीं कि नायिका ने जानबूझकर उसे अंट संट पता लिख कर दिया हो। यह भी एक मजाक हो उसका। नायक डीडी है इसलिए इन तमाम संभावनाओं का विचार करता है, किंतु नायक भगवान की दया से नायक भी संप्रति है, इसलिए इन संभावनाओं को रद्द करता जाता है। बहुत सोच विचार के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि सारी बात उस दया नामनी के कारण अटकी हुई होगी। जब तक दया का कोई ठिकाना न कर दे तब तक नायिका और नायिका के पिताश्री के लिए नायिका नायक प्रसंग पर ध्यान देना संभव नहीं।
समस्या का एक ही समाधान है, डीडी स्वयं पहल करके इस दया नामनी का विवाह कहीं और करा दे। अगर वह ऐसा करा सका तो उसे पुण्य लाभ होगा और यह पुण्य लाभ नायिका से उसके मिलन का मार्ग प्रशस्त कर देगा। महाराष्ट्र से ही गए थे कभी वे ब्राह्मण जो अब कुमाऊनी कहलाते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम ऐसे हैं जो अब लौटकर महाराष्ट्र में बस गए हों। बम्बई के एक ऐसे दुर्लभ पंत परिवार के कुलदीपक कृष्णानंद से परिचय है डीडी का। बैंक में क्लर्क है, अफसर हो जाने की उम्मीद है, साहित्य अनुरागी है और सबसे बड़ी बात यह, एक बार उसके पिता ने कहा था कि हम तो 3 पीढ़ियों से बम्बई में हैं, पहाड़ से संपर्क ही कट गया, तुम जाते रहते हो, कोई अच्छी सी लड़की हमारे किशन के लिए ढूंढ दो। वह अच्छी सी लड़की ढूंढ ली गई, दया। सुधा के विवाह की जो एकमात्र तस्वीर डीडी को भेजी गई है उसमें दया कैमरे के ठीक सामने खड़ी है, लेकिन कैमरे की ओर देख नहीं रही है। थोड़ी बनी ठनी है इसलिए आकर्षक दिख रही है, दृष्टि थोड़ी सी झुकी हुई है, चेहरे पर 100 में गंभीर भाव है। वह कुल मिलाकर एक ऐसी घरेलू कामकाजी लड़की प्रतीत हो रही है जिसके विषय में आपका यह कहना भी झूठ नहीं माना जाएगा कि वह साहित्यिक रुचि संपन्न और कविताएं भी लिखती है। डीडी ने इस फोटो को लेकर तुरंत कृष्णानंद पंत से संपर्क किया। कृष्णानंद से उसने दया की इतनी प्रशस्ति की ऐसी शब्दावली में की कि कृष्णानंद कुछ और ही समझ बैठा। फिर तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? डीडी ने सफाई में बताया, मेरा तो अभी खुद कोई ठौर ठिकाना नहीं है। कृष्णानंद ने जो कुछ समझा था गलत हुआ और पुष्ट हो गया। एक मित्र का इस तरह प्यार की कुर्बानी देना विह्वल करने लगा उसे। वह बोला, वह तुम्हारे जमा जाने का इंतजार कर लेगी। तुम जिसे इतना अच्छा मानते होगा क्या तुम्हारे लिए भी इतना नहीं कर सकती? और फिर जैसा तुम कह रहे हो, स्वयं लड़की ने संघर्ष का जीवन बिताया है। तुम लोग तुरंत भी शादी करना चाहो तो वह यहाँ संघर्ष के कुछ और दिन बिता सकती है। साहित्यिक लोगों की बातचीत में इस तरह का घपला हो ही जाता है, उनमें शब्दों के बहुत अधिक अर्थ निकालने की प्रवृत्ति जो होती है। डीडी ने अब जितना ही समझाया कृष्णानंद उतना ही गलत समझता चला गया। अब एक ही उपाय था, उस फोटो को फिर सामने रखा जाए। फ्रेम से बाहर देखती हुई लगभग कट गई किसी से बोलती हुई वह जो खड़ी है एक लड़की, कृष्णानंद का ध्यान उसकी ओर दिलाया जाए और कहा जाए कि मैं इस दया से शादी इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, और इस लड़की से मेरी शादी इसलिए नहीं हो पा रही है कि दया उसकी बड़ी बहन है, और जब तक बड़ी बहन की शादी न हो उसकी शादी की बात नहीं हो सकती। समझे? ऐसा समझाने पर तो साहित्यकार तक समझ जाते हैं। बेबी को कुछ भी लिखने में बहुत आलस आता है। बेबी को यह विश्वास ही नहीं हो पाता कि कभी मैं कुछ लिख सकती हूँ। शाला से गणित के अतिरिक्त किसी विषय का गृह कार्य मिला हो तो वह निसंकोच दूसरों से पूछ कर लिखती है, वैसे ही जैसे सब्जी दूसरों से पूछ कर छौंकती बनाती है। मात्र परीक्षा में यह संभव नहीं हो पाता, इसलिए कठिनाई से उत्तीर्ण हो पाती है। डीडी को पत्र लिखते समय भी परामर्श असंभव है उसके लिए। पिताजी से पूछे तो वह पूछ बैठेंगे यह शब्द किस संदर्भ में लिखना है। दयादी से पूछते हुए संकोच होता है, उसे कैसे बताएगी कि डीडी को पत्र लिख रही है। कुछ ही दिन पहले की बात होती तो ऐसा संकोच न होता, क्यों होने लगा है संकोच? यह सोचना चाहती है बेबी, लेकिन सोचने में भी आलस आता है उसे। तो जो पत्र लिखा है उसने वह निश्चय ही 33% अंक प्राप्त करने योग्य है, और सो भी परीक्षक की अनुकंपा से। किंतु जब परीक्षक प्रेमी हो तब अनुकंपा के विषय में शंका कैसे? प्रिय डीडी, मधुर स्मृति, पत्र तेरे मिले, कुशल से है जानकर प्रसन्नता हुई। हम लोग भी राजी खुशी हैं, प्रगति कर रहा है जानकर प्रसन्नता हुई। तू बम्बई में रहकर बम्बई जितना बड़ा बन। तेरे पत्र समझ में नहीं आते, पढ़ती हूँ, बाबू से मतलब पूछती हूँ, बाबू भी पढ़ते हैं, प्रशंसा करते हैं। मेरे तिमाही इम्तिहान हुए, गणित छोड़ बाकी पेपर साधारण हुए। देखो क्या होता है, पास तो हो ही जाऊंगी शायद। हिस्ट्री में थोड़ा डर जैसा लग रहा है। तूने पूछा कॉलेज में क्या होता है? कॉलेज में हमारे कुछ नहीं होता कहा। भोर का तारा खेला ड्रामों वालों ने, महाभोर था। तूने पूछा है मैं क्या पढ़ती हूँ करके। मैं कुछ नहीं पढ़ती, दयादी पढ़ती हैं, एक ही किताब कई बार पढ़ लेती हैं। कैसे पढ़ती होंगी? मेरे कहने पढ़ी ही नहीं जाती, नींद आती है। तू बहुत पढ़ा लिखा है, तेरी बुद्धि बड़ी है, मैं मूर्ख हूँ। अब मैं सोच रही हूँ होशियार बनूं करके, तेरा पत्र समझ सकूं करके। मुश्किल की हुआ पर कोशिश करनी ठहरी। मैंने बाबू से कहा कि मुझे पढ़ाओ, देखो क्या होता है। हम कुछ करना चाहें तो कर ही सकने वाले हुए नहीं। वैसे अभी हुई मैं पूरी भ्यास, कुछ भी नहीं आने वाला ठहरा मुझे। किसी भी बात का सीप नहीं हुआ, न घर के काम में अच्छी न पढ़ाई लिखाई में। सुई में धागा भी नहीं डाल सकने वाली हुई। मैं नहीं ठहरी किसी लायक, लेकिन बनूंगी, मन में ठान लेने की बात हुई। ठान लो करके सोच रही, देखो क्या होता है। मुझे किसी के लायक नहीं बनना, अपने लायक ही बन जाऊं तो बहुत होगा। तू किसी के लायक क्यों बनना चाहता है? तेरे भीतर सभी गुण ठहरे। तू अपने लायक जो बनना चाहेगा तो कितना बड़ा जो आदमी बन जाएगा। आज पत्र लिखने का विशेष कारण यह है कि बाबू ने कहा है डीडी को पत्र लिख।
बाबू बहुत अच्छे हैं, बाबू तेरे जैसे हैं। जब देखते हो तब किताबों में सिर दिए रहते हैं, उनके पास बहुत किताबें हैं, तेरी उनकी अच्छी विधि लगेगी। बाबू तुझे पत्र भेजेंगे, बाबू तेरी शादी दयादी से करने को कह रहे हैं। जो तुझे गिरस्ती बसानी ही हो तो दयादी से भली लड़की नहीं मिल सकती। दयादी घर के हर काम में होशियार हैं, पढ़ने में भी। बीए में उनकी फर्स्ट क्लास से और है, संस्कृत में फूल में से फूल, गणित में भी। तू शादी के लिए मना मत करना, जिन सिम्मस कोई सच्ची मुच्ची थोड़ी होगी। मैंने यहाँ लड़कियों से पूछा, किसी ने नहीं देख सुन रखी तेरी घोड़े की जिन। तेरे पास उसकी तस्वीरें हैं क्या? अब पत्र समाप्त कर रही, नींद आ रही। बाय बाय, टाटा। तहाँ सबसे मेरा यथा योग्य कहना, जो तू वहाँ अकेला ही ठहरा, जिन सिम्मस नहीं ठहरी तो अपने से ही कहना। बेबी ने इतना लंबा पत्र पहले कभी नहीं लिखा था। इसे पूरा करके उसे संतोष हुआ। उसमें विश्वास जगा कि कोशिश करने पर वह भी डीडी की तरह लंबा चौड़ा पत्र लिख सकेगी। पत्र को लिफाफे में डालकर उसने पता अंग्रेजी में लिखा। पते में और तो और शहर का नाम तक गलत लिखा हुआ था, मुंबई। डाक विभाग वालों की महती कृपा पत्र ठीक ठिकाने पर पहुंचा और लगा भी ठीक निशाने पर। जो इस पत्र को चूम रहा है बार बार, ऐसे डीडी से हमारा इस पत्र की शुद्ध साहित्यिक दृष्टि से समीक्षा की उपेक्षा करना अनुचित ही कहा जाएगा। डाक वाले जब तक मुंबई को बॉम्बे समझ लेते हैं, तब हमारा बुद्धिजीवी नायक इस पत्र को प्रेम पत्र क्यों न समझे। डीडी के अनुसार यह बहुत ही उच्च कोटि का प्रेम पत्र है। नायिका ने दयादी से विवाह की बात उठाई है तो पारिवारिक आग्रह के पालन के निमित्त ही, इसे अन्यथा समझना गलत होगा। नायिका ने स्पष्ट संकेत दिया है कि नायिका के पिता अर्थात नायक के भावी ससुर को नायक बहुत पसंद है। यह आशाप्रद तथ्य है। नायिका ने प्रेरक सूत्र दिया है, यदि संकल्प दृढ़ हो तो मानव क्या नहीं कर सकता, बन सकता। मानव विशेष डीडी इसी संकल्प के सहारे अपनी समस्त अयोग्यता के बावजूद बेबी से प्रेम कर सकता है, उसका पति बन सकता है। वर्तनी की अशुद्धियाँ क्षम्य हैं। नायक 4-4, 6-6 पुस्तकें लिख चुके साहित्यकारों को ह्रस्व दीर्घ की गलतियां करते देख चुका है। भाषा का तेवर हर किसी का अपना होता है, इसमें तानाशाही नहीं चल सकती पंडितों की। नायिका की भाषा में प्रीतिकर आंचलिक रंग है। यह संस्कारी नायिका की विनम्रता है कि उसने अपनी कमियों को रेखांकित किया है और दया की तुलना में अपने को हीन ठहराया है। जो लड़की किसी और के क्यों अपने लायक बनो ऐसा कह सकती है, वह मूर्ख हो ही नहीं सकती। यह वचन ही इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि नायिका का चिंतन अधुनातन है। यदि नायक और नायिका दोनों अपने अपने लायक बनने में जुटे रहें तो विश्वासपूर्वक यह कहा जा सकता है कि एक दूसरे के लायक बन जाएंगे। इस घर घुस्सू, सदा दूसरों का मुंह जोहने वाले और दूसरों की दुहाई देने वाले समाज में नायक और नायिका को भला अपनी तरह अपने अपने योग्य बनने जुटे हुए जीवन साथी कहाँ मिल पाएंगे। इसमें ऊहापोह और पुनर्विचार के लिए अब कोई स्थान नहीं। बात सारी तय है। दया का विवाह कृष्णानंद से करा दीजिए और फिर बेबी के साथ स्वयं फेरे लगाने की तैयारियां कीजिए। नायक ने नायिका पिता के पत्र की प्रतीक्षा भी नहीं की और माटुंगा जा पहुंचा। दया कृष्ण मिलन का मंच तैयार करने के लिए, इसमें उसे आंशिक सफलता मिली। किशन के पिताजी ने कहा कि शाम में होता है, यानी कुंडलियां मिलती हो तो बात आगे बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने डीडी को चिरंजीव कृष्णानंद पांडे का चिन्ह अर्थात जन्मांग चक्र भी दे दिया। शास्त्री जी का आरंभ में यह विचार था कि आयुष्मान देवी दत्त तिवारी को विस्तार से पत्र लिखें, अपनी पुत्री के नाम अब तक प्राप्त उसके समस्त पत्रों का विवेचन करें। किंतु लेखनी उठाने पर उन्हें सद्बुद्धि प्राप्त हुई और उन्होंने डीडी से शास्त्रार्थ तब तक के लिए स्थगित कर दिया जब तक वह दया से विवाह कर जमाता न बन जाए। लोकमत है कि ममिया ससुरम की स्वसुरम की, किंतु भांजी का सब कुछ होने के नाते यह ममिया ससुर विशिष्ट स्थान का दावेदार हो ही सकेगा। तो शास्त्री जी ने लिखा, परम प्रिय चिरंजीव देवी दत्त प्रति शुभाशीष। मैत्रेयी के नाम भेजे गए तुम्हारे पत्रों के संदर्भ में मेरा पत्र भेजना साधारण शिष्टाचार के विरुद्ध ही कहा जाएगा। वयोवृद्ध होने पर और कुछ मिले न मिले, आवश्यकता अनुसार मर्यादित क्रम करके किंवा नूतन मर्यादा स्थापित करने की अनुज्ञा तो मिलती ही है। तो इस बूढ़े को धृष्टता का सुख लूट लेने में तुम्हें विशेष आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एक धृष्टता और भी की है इस बूढ़े ने, अपनी पुत्री के नाम तुम्हारे पत्र पढ़ डाले हैं। उसे समझाने के लिए पढ़ने पड़े, यह लाचारी सुखद ही रही। मेरा व्यवसाय पुस्तकालयों में चीर निद्रालय साहित्य की चीर फाड़ का रहा है। जो वृत्ति थी सो प्रवृत्ति भी बन गई है। समसायिक लेखन की ओर बहुत कम ध्यान जाता है और सच कहूँ कभी कुछ पढ़ता भी हूँ तो सुहाता नहीं। इन पत्रों को पढ़कर अवश्य एक ललक उठी मन में कि तुम्हारी रची पुस्तकें पढ़ूँ। सुनता हूँ आयुष्मती दया के पास वे भी थीं, किंतु कोई सज्जन उन्हें ले गए हैं और जैसा बहुधा होता है लौटाना भूलते चले जा रहे हैं।
मैंने सुना नैनीताल में तुमसे बच्चियों ने दया की बात चलाई थी। सामान्यतः बच्चियों की बात इसी योग्य होती है कि इस कान से सुनकर उससे निकाल दी जाए, किंतु जितना मैं आयुष्मती दया को जानता हूँ और जितना इन पत्रों के माध्यम से तुम्हें जान सका हूँ, उसे देखते हुए यही कहने को बाध्य होता हूँ कि बच्चियों ने यह बात तो बुद्धिमत्ता की ही की है। स्वजन की संसा करते किंचित संकोच होता है, तथापि इतना अवश्य कहना चाहूँगा कि आयुष्मती दया में वे सारे गुण हैं जो विधाता अपने दुखी और सताए लोगों को करुणार्द्र होकर अंतिम क्षण देता चला आया है। स्वयं तुम्हारा जीवन संघर्षरत रहा है, अस्तु विधि का यह विडंबनापूर्ण पक्ष तुमसे छिपा नहीं। कन्या तुम्हारी देखी हुई है और साक्षी है, तुम्हारे पत्र के रूप मर्मज्ञ भी हो तुम, इसलिए उसके चेहरे मोहरे के विषय में मेरी कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। गृह कार्य में दक्ष है, संयुक्त परिवारों में पली है, मिलजुल कर रहना जानती है, विद्यार्जन की असीम लालसा है उसमें, साहित्य से अनुराग है, लिखती भी है कुछ यदा कदा। इसी मेरी दृष्टता ही कहो कि तुम दो कल्पनाशील व्यक्तियों के संदर्भ में मैं निठल्ला यहाँ बैठा बैठा स्वयं इस सुखद कल्पना में लीन हो चला हूँ कि मेरे पास अपने पूर्वजों के समय की और स्वयं अपनी एकत्र की हुई जो पोथियाँ हैं, उनका उत्तराधिकार वंश में पांडित्य की जो परंपरा रही है, उसका भार संयुक्त रूप से तुम दोनों को सौंपने का अवसर मिलेगा मुझे। मेड इन डेविल्स वर्कशॉप है यह प्रस्ताव, किंतु प्रकृति में अपवाद सर्वत्र है। खाली दिमाग की वह सूझ खूबसूरत भी हो सकती है। संबंधों के विषय में तुम निश्चिंत रह सकते हो। कन्या स्वयं ढोलिंगों की है, मालाकोट अघार में है और बूढ़ा मालाकोट गल्ली में। कन्या के पिता के विषय में संभव है कुछ अल्पज्ञानी लोग तुमसे कहें कि वह खपती थे, यह सर्वथा मिथ्या है। राजीव लोचन जी काशी में दीक्षित प्रकांड पंडित थे जो पत्नी के अकाल निधन के बाद विरक्ति वृत्त हो गए। इसी विरक्ति को कुछ सांसारिक लोग खब्द की संज्ञा दे बैठे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरे प्रस्ताव का सहानुभूतिपूर्वक विचार करोगे। तुमने अपने पत्रों में बहुत कुछ ऐसा लिखा है जिसकी प्रतिक्रिया में कुछ कहने को मेरा अध्यापक मन ललकता है। इस ललक पर तब तक के लिए अंकुश लगाए देता हूँ जब तक कि इस कृपा से विधिवत साक्षात और संबंध न हो जाए। कुछ बातें ट्यूटोरियल में आमने सामने बैठकर ही ठीक से हो पाती हैं। फिर भी एक बात कह ही देता हूँ, एक दृष्टता और सही, तुम संस्कृत विधिवत पढ़ो, नहीं पढ़ी है तो इसी से स्पष्ट है कि प्रस्तुतिकरण को प्रस्तुतिकरण लिख जाते हो और किसी चीज़ का विचार करने की अपेक्षा तुम्हें किसी चीज़ पर विचार करने में अधिक आस्था है। यदि मूल ग्रंथ स्वयं न पढ़ोगे, स्वयं उनकी व्याख्या न करोगे और हमारे जैसे तथाकथित वर्तमान आचार्यों की बकबक में से थोड़ी इसकी थोड़ी उसकी लेकर मिलाओगे और इस चिंताचूर्ण को तदंतर पाश्चात्य मधु में मिला दोगे तो अपथ्य ही तैयार होगा। प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। शुभम विष्णु दत्त शास्त्री। जब तुम उसको पत्र लिख रहे होते हो तब तुम अपने को ही पत्र लिख रहे होते हो निसंदेह, किंतु उर में विह्वलता भरता प्रश्न यह है कि जब तुम उसके पिता को लिख रहे हो तब किसे लिख रहे हो। तर्क यही उत्तर देता है, अपने पिता को। किंतु डीडी ने अपने पिता को देखा तक नहीं कि जानता पिता को पत्र कैसे लिखते हैं। अंत में डीडी फैसला करता है कि वैसा ही संक्षिप्त और शुष्क पत्र लिखूं जैसा यदाकदा अध्यापकों संपादकों के नाम भेजना पड़ा है। सरस साहित्यिकता में यूं भी टांगे खींचने का खतरा है। बुढ़ऊ ने पहले और एलानिया हल्के झटके में ही उसे हिंदी के उन यशस्वी लेखकों की पंगत में बैठा दिया है जिनसे वर्तनी की भूलें हो जाती हैं। अत्र कुशलचम तत्रास्तु पत्र मिला, समाचार विदित हुए। जितने शुष्क रोजमर्रापन से अपने को बचाते हुए डीडी ने लिख दिया कि मैं आपके प्रस्ताव से धन्य हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से उसे स्वीकार करने की स्थिति में फिलहाल नहीं हूँ। जब तक रोटी रोजी का कोई ठिकाना न हो जाए विवाह की बात सोचना व्यर्थ है। दया ने जीवन में बहुत कष्ट देखे हैं, उसे मेरे साथ विवाह करके और कष्ट झेलने के लिए बाध्य करना सर्वथा अनुचित होगा। दया वास्तव में बहुत सुंदर, सुशील और सुयोग्य लड़की है। इसके लिए इसके जैसा ही एक वर मैंने यहाँ बम्बई में खोज निकाला है। उसका चिन्ह भेज रहा हूँ। यदि साम्य हो और आपको यह संबंध स्वीकार हो तो बात पक्की करा दूंगा। ये लोग मालौंज के पंत हैं। लड़के का मालाकोट कुताल गांव में है और बूढ़ा मालाकोट सिउनरा कोट में। लड़का बैंक में क्लर्क है। अफसरी की परीक्षा दी है और उसमें उसका उत्तीर्ण होना सुनिश्चित है। दिखने का अच्छा है, स्वभाव से शांत, कोई व्यसन नहीं है उसे। साहित्य अनुरागी है, बहनों के विवाह हो चुके हैं, अकेला बेटा है। कलाकारों को बहुधा एक दूसरे की रचनाएं पढ़ते यह आपत्ति होती है कि पात्र लेखक के हाथों में कठपुतली बने हुए हैं। उधर पाठकों को वही रचनाएं पढ़ते हुए बहुधा यह शिकायत होती है कि पात्र लेखक के हाथों में कठपुतली क्यों नहीं बने, उनसे वह ऐसा या वैसा क्यों नहीं करा सका। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि गहन निश्वास छोड़कर इस निर्जन कक्ष में
कि काश पात्र लेखक के वश में होते, जीवन प्रवाह नियत निर्देश लेखक के हाथ में ही होता। किंतु स्वयं ही आपत्ति भी कर सकता हूँ कि यदि वैसा होता तो कथाएं न कोई लिखना चाहता न पढ़ना। मेरे मन में तो कभी कभी यह प्रश्न भी उठता है कि क्या स्वयं विधाता अपनी माया के एक एक मोड़ से परिचित है। समस्त जड़ चेतन के नियति उसे मालूम है और उन बिचारे के लिए कुतूहल जिज्ञासा की कोई संभावना नहीं। क्या वह उस विराट कार्यालय की सबसे ऊपर की मंजिल में एक अलग थलग कक्ष में बैठा उबता है और जानता है कि नीचे फाइलों की जो दौड़ मची हुई है उसमें कुछ भी ऐसा नहीं जिसे वह पहले से ही न जानता हो। क्या वह अभिशप्त है वहाँ बैठे बैठे आलपीन से अपने साफ सुथरे नाखूनों से काल्पनिक मैल निकालते रहने को, या कि और यही मानने को मेरा मन करता है उसने माया को स्वयं तक के लिए मायावी रहने दिया है। इस बात की गुंजाइश छोड़ी है कि हम उसके बनाए मंच पर उसके लिखे नाटक में यदा कदा स्मृति दोष से ही सही कुछ का कुछ करके या कहकर उसे चमत्कृत कर सके। मैं कहना यह चाहता हूँ कि अगर नायक मेरे वश में होता तो मैं उसका कान पकड़ लेता और कहता कि मूर्ख, तू एक लड़की का दिल तोड़ रहा है। तू समझता है कि दया का उपकार कर रहा है, जबकि वस्तुतः तो उसे अस्वीकार की एक अस्थायी ठेस पहुँचा रहा है। तेरे जैसे लगभग अज्ञात लेखक की वे तीनों पुस्तकें पढ़ना नहीं खरीदना भी, जिन पर तुझे मात्र 200 रुपया रॉयल्टी मिला है, क्या जानता है यह कभी सोचा है तूने? और तू जो आज यह कह रहा है कि अब तक काफ़ी कष्ट उठा चुकी दया को तेरी संगिनी बनाकर और कष्ट देना अनुचित होगा, क्या कल यह कहने वाला है कि अब तक नाजों में पली बेबी को यही कष्ट देना सर्वथा उचित होगा? और अगर उन्हें यह तर्क स्वीकार न होगा तो क्या तुझे स्थायी ठेस नहीं पहुँचेगी? तू दया से शादी के लिए हाँ क्यों नहीं कर देता? अब सोचता हूँ कि कान पकड़कर अगर यह सब पूछा भी तो कहीं वह मुझसे पूछ लेता कि हाँ कह देने से अगर बेबी को ठेस पहुँची तो। यही दुर्भाग्य है, सर्वत्र सर्वदा उपस्थित लोग आवश्यकता से अधिक होते हैं, कोड़ बन जाते हैं, कोने चुभते हैं, 2 ही रह जाएं तो भी कुल उपस्थिति में एक व्यक्ति फालतू प्रतीत होता है। जब ये सोचते हैं कि हम क्यों नहीं हो जाते, या जब उनमें से एक सोचता है कि मैं इस दूसरे में क्यों नहीं खो जाता, या मैं इस दूसरे के हित मिट क्यों नहीं जाता, तब उनमें प्रेम हो जाने की बात कही जाती है। लेकिन जब प्रेम नहीं होता तब यह दूसरा इतना चुभता है आत्मा में कि हम कहते हैं वही साक्षात नरक है। और जब कोई दूसरा नहीं होता, हम अकेले होते हैं, जैसे कि इस क्षण में मैं हूँ, तब भी यही लगता है कि एक व्यक्ति फालतू है यहाँ। अहंकार विहीन अस्मिता के इस आतंकप्रद निष्कर्ष से बचने के लिए तब आवश्यकता होती है किसी अन्य की, उसकी अन्यता के दर्पण में अपना अहम फिर से देख सकें। क्या कभी ऐसा प्रेम होगा जो सबको समेट सकेगा? क्या कभी ऐसी प्रेम कहानी लिखी जा सकेगी जिसमें हर कोई नायक नायिका का पद पा सकेगा और सभी समान रूप से सुखी हो सकेंगे अंत में? मुझे मालूम है कि लगातार विषयांतर कर रहा हूँ, मेरी लेखनी अनर्गलता की सीमा तक प्रगल्भ हुई जा रही है। किन्हीं औरों के तरुण प्रेम की किसी और के द्वारा लिखी गई गाथा को अपने अकेलेपन का दर्पण बनाकर नया रूप देते हुए मेरी बुढ़ौती जो न कर सके सो कम है। सुधी पाठकों से क्षमा याचना कर अब कथाक्रम आगे बढ़ाता हूँ।